नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित लाई हूँ। जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और जिन्होंने भी 75 तक के प्रश्न नहीं देखे हैं, क्योंकि मैं 25-25 प्रश्न हर वीडियो में लेकर आ रही हूँ, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उन वीडियोस के लिंक शेयर किए हुए हैं। और लाइक करिए, शेयर करिए ताकि मैं आपको आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न डेली देते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रश्न। हमारा प्रश्न देखिए 76वां है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। और ये जो भी प्रश्न हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये आपके जो सीटेट एग्ज़ाम अब होने वाला है फरवरी में, उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी नोट करते रहिएगा। बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो वास्तव में प्रारंभ होता है। तो कब से माना गया है बच्चे का सामाजिक विकास? ऑप्शन देखिए इसमें, विद्यालय पूर्व अवस्था में, बी है शैशवावस्था में, सी है पूर्व बाल्यावस्था में और डी है उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बाल्यावस्था में। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में यहीं से प्रारंभ होता है। ये जो उत्तर बाल्यावस्था है वो कब से कब तक की होती है? 9 से 12 वर्ष की आयु को ही उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। 77वां प्रश्न देखिए, बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है? जिसका अर्थ है कि अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो कौन सी अवस्था में बच्चा अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है? इसके ऑप्शन देखिए, बचपना, बी है पूर्व बाल्यकाल, सी है उत्तर बाल्यकाल और डी है किशोरावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था, जो मैंने अभी बताई 9 से 12 वर्ष है। इसमें इस अवस्था में बच्चा अपने जो भी संवेग होते हैं उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 78वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन है शारीरिक व मानसिक स्थिरता, बी है वास्तविक जगत से संबंध, सी है दूसरों पर निर्भरता और डी है रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो कौन सी प्रमुख विशेषता इसमें से बाल्यावस्था की नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरों पर निर्भरता। बाल्यावस्था में बच्चे दूसरों पर निर्भर कम रहते हैं, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। और इसके अतिरिक्त शारीरिक व मानसिक स्थिरता रहती है, वास्तविक जो जगत है उससे संबंध स्थापित होता है बच्चों का, और तीसरा है रचनात्मक कार्यों में उन्हें आनंद आता है। 79 जो प्रश्न है 79, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है दल या समूह में रहने की अवस्था, बी है अनुकरण करने की अवस्था, सी है प्रश्न करने की अवस्था और डी है खेलने की अवस्था। तो इसमें से कौन सी विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दल समूह में रहने की अवस्था। ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसके अलावा पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं, अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं वो, और प्रश्न करने की बहुत ज़्यादा उनमें इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है किसी चीज़ को भी जानने की। और इसके अलावा खेलने की ये अवस्था है, लेकिन ये दल और या समूह में रहने की अवस्था नहीं है। 80 जो प्रश्न है वो देखिए, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था में, बी है प्रारंभिक बचपन में, सी है मध्य बचपन में और डी है किशोरावस्था में। तो कौन सी अवधि में विचार अमूर्त और आदर्शवादी होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था में। 81 प्रश्न, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी
अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। ए ऑप्शन है देखिए समस्या के प्रति, बी है जीवन शैली, सी है संप्रत्य के प्रति और डी है वास्तविकता के प्रति। तो किस चीज़ के प्रति वो कठोर रहते हैं पूर्वाग्रही जो किशोर और किशोरी होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अपनी समस्या के प्रति वो कठोर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा वो गंभीर हो जाते हैं। किसी भी जो उनकी समस्या होती है उसके प्रति वो बहुत ही गंभीर रूप से अपनी समस्या को देखने लगते हैं। पूर्वाग्रह से तात्पर्य देखिए किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना, यही क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। इस प्रकार पूर्वाग्रही जो किशोर या किशोरी होते हैं वो अपनी समस्याओं के प्रति बहुत कठोर होते हैं या बहुत ज़्यादा वो गंभीर रहते हैं। 82 प्रश्न, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है, किस चीज़ से नहीं होता है? ऑप्शन है शरीर के भार से, बी है बुद्धि से, सी है कंकाल तंत्र से और डी है मांसपेशियों की वृद्धि से। तो शारीरिक विकास का जो संबंध नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि से इसका संबंध नहीं है। इसके अलावा शरीर के भार से, कंकाल तंत्र और मांसपेशियों से शारीरिक विकास का संबंध होता है। 83वां प्रश्न है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बच्चे कभी एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब अपने माता पिता या भाई बहनों का कहा हुआ बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। उनके लिए जो उनके साथी राय देते हैं या जो उनके साथी दोस्त विचार रखते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वो ही उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके जो ऑप्शन है देखिए शैशवावस्था, मध्य बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था में। किशोरावस्था तूफान का समय भी कहा जाता है, इसे तूफान की अवस्था भी कहा गया है। तो इसमें बच्चे अपने घर के जो भी सदस्य होते हैं पारिवारिक, उनका कहा हुआ बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, वो केवल अपने दोस्तों की ही राय को प्रमुखता देते हैं। 84 जो प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन देखिए मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, बी ऑप्शन है किशोरावस्था एवं वयस्कता में, सी ऑप्शन है किशोरावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में और डी है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में। तो कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से घटता है, घटित होता है, मतलब तेज़ी से तीव्र गति से घटित होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। 85 नंबर का प्रश्न है, समानांतर खेल क्या है? ऑप्शन देखिए समूह में खेलना, छोटे समूह में सहभागित्व, रोल प्ले और डी है अलग अलग खेलना। तो समानांतर खेल क्या है? ये है ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग खेलना। 86 नंबर का प्रश्न, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन देखिए बाल्यावस्था तक होता है, बी ऑप्शन है किशोरावस्था तक, सी है वयस्कावस्था और प्रौढ़ावस्था तक, डी है संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। मानव विकास जीवन भर मनुष्यों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक विकास को संदर्भित करता है। तो मतलब मानव जीवन का जो जीवन भर है ये चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक विकास, शारीरिक विकास में शरीर और मस्तिष्क, इंद्रियों, मोटर कौशल और स्वास्थ्य कल्याण में वृद्धि तथा परिवर्तन शामिल रहते हैं। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत इन्होंने मस्तिष्क की जो इंद्रियां वगैरह रहती हैं, मस्तिष्क की इंद्री और जो भी हाथ पैरों की जो
उनका जो मोटर कौशल होता है, स्वास्थ्य कल्याण, इसमें वृद्धि, तो इन सभी को इन्होंने शामिल किया है शारीरिक विकास में। संज्ञानात्मक विकास में सीखना, क्योंकि जीवन भर आदमी कुछ न कुछ सीखता रहता है, करता रहता है। ध्यान लगाना, स्मृति में रखना, भाषा, सोच, तर्क और रचनात्मकता, इसे शामिल किया गया है। मनोसामाजिक विकास में भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध, इन्हें शामिल किया गया है। 87 जो नंबर का प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। इसमें जो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है वो हमें बताना है। इसके ऑप्शन है वस्तु को पकड़ना, बटन लगाना, कूदना और भोजन करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कूदना। ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है, बल्कि ये कैसा है, स्थूल क्रियात्मक कौशल है। जो क्रियात्मक कौशल है उसके भी दो भेद हैं, देखिए यहाँ पर। पहला है, इसमें स्थूल क्रियात्मक कौशल में क्या क्या रखे हैं, चलना, दौड़ना, खेलना, भागना। दूसरा है कूदना और तीसरा है पैरों से प्रहार करना। चौथा है आत्मविश्वास से स्वयं चल पाना। तो ये सब स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत रखे गए हैं। और सूक्ष्म में किसी वस्तु को पकड़ना, उठाना, जांचना, परखना, बटन लगाना, चम्मच गिलास पकड़ना, स्वयं से भोजन करना और लिखना, बुनाई, कढ़ाई, बटन तथा जिप लगाना, ये सारी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत हैं। 88 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती। ऑप्शन देखिए, खेलना, गेंद पकड़ फेंकना, सी है लिखना और डी है सोचना। तो मनोगत्यात्मक जो गतिविधि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, सोचना। ये क्या है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। सोचना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। मनोगत्यात्मक गतिविधि में देखिए पेशीय संचालन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जबकि सोचने की प्रक्रिया में कोई भी पेशीय संचालन नहीं होता है। इसके अलावा देखिए सभी में पेशीय संचालन आपको दिखेगा, जैसे खेलना है, गेंद फेंकना है और लिखना है। तो ये सभी इनमें पेशीय संचालन है जो कि मनोगत्यात्मक गतिविधियां हैं। लेकिन जो सोचना है वो जटिल मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। 89 नंबर का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। ऑप्शन है मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, मित्र मंडली। 90 नंबर का जो प्रश्न है, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता अवरुद्ध होती जाती है। पहला ऑप्शन है अवरुद्ध होती है, बी है घटती बढ़ती है, सी है घटती है और चौथा है बढ़ती है। तो जैसे जैसे शिशु बढ़ता जाता है, विकसित होता है, उसकी मानसिक क्षमता भी क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती जाएगी। इसमें 91 नंबर का जो प्रश्न है वो नहीं है, तो इसे हम छोड़ते हैं। 92 नंबर के प्रश्न में देखिए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है। ऑप्शन है शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक। तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये विकास के किस आयाम से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक विकास। 93 नंबर का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। ऑप्शन है भाषा, आकार, अनुराग, ईमानदारी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भाषा। 94 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो।
वह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? ऑप्शन देखिए, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। तो जब बच्चे का जो सोचना होता है अगर दूसरे लोगों की सोच से बिल्कुल अलग होता है, तो इस स्थिति में बच्चे को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो ये चीज़ जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान देते हुए उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें अपने व्यवहार पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक विकास। क्योंकि बच्चा अगर अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो एक तरह से वो परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है अपने व्यवहार को कंट्रोल करने में। 95 नंबर का जो प्रश्न है वो है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए जो सबसे अच्छा मार्ग है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का स्वयं एक आदर्श रूप में व्यवहार करना। 96 नंबर का जो प्रश्न है वो है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन देखिए, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, बी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, सी है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, और डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ये क्यों आधारित है इस पर? क्योंकि निचली कक्षाओं के जो बच्चे हैं वो सामान्यतः बाल्यावस्था में होते हैं और बाल्यावस्था में बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खेलने में ही क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण की खेल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 97 नंबर का जो प्रश्न है वो है, खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है? शारीरिक त्रुटि से, बुद्धि से, गलत मुद्रा से या थकावट से? तो खराब जिसकी लिखावट होती है उसका किस चीज़ से लेना देना नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि से। बुद्धि का लिखावट से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, हो सकता है उसकी लिखावट थोड़ी खराब हो, या अगर किसी की राइटिंग बहुत सुंदर होती है तो वो थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर भी हो सकता है, लेकिन कमज़ोर बच्चे की लिखावट भी अच्छी हो सकती है। लेकिन जो शारीरिक त्रुटि है, अगर थोड़ी सी शारीरिक त्रुटि है तो तब भी खराब लिखावट हो सकती है। बच्चे ने अगर गलत मुद्रा से पेन या पेंसिल पकड़ी है फिर भी खराब लिखावट हो सकती है, और थकावट के कारण भी बच्चे की खराब लिखावट हो सकती है। लेकिन बुद्धि का खराब लिखावट से कोई संबंध नहीं होता है। 98 नंबर का जो प्रश्न है वो है, शुद्ध विकल्प को चुनकर निकालना है हमें। ऑप्शन है, एक उच्च बुद्धि संपन्न व्यक्ति हमेशा सृजनशील होता है। दूसरा है, एक सृजनशील व्यक्ति हमेशा बुद्धिशील नहीं होता। सी है, एक बुद्धि संपन्न व्यक्ति सृजनशील नहीं बन सकता किंतु एक सृजनशील व्यक्ति बुद्धि संपन्न होगा ही। चौथा है, एक व्यक्ति की बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच कोई संपर्क नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक बुद्धि संपन्न व्यक्ति सृजनशील नहीं बन सकता किंतु एक सृजनशील व्यक्ति बुद्धि संपन्न होगा ही, क्योंकि जिसके पास बुद्धि होगी वही सृजनात्मकता के लक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसमें। 99 नंबर का जो प्रश्न है वो है, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन है सर्वे, बी है व्यक्तिगत अध्ययन, सी है मनोविश्लेषण और डी है अवलोकन। तो शिशुओं और छोटे बच्चों की जो समस्याएं हैं उसके लिए, उनका पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर
डी, अवलोकन विधि सबसे अच्छी होती है। 100 नंबर का जो प्रश्न है वो है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि का, वैयक्तिक अध्ययन विधि का, प्रायोगिक विधि का या पर्यवेक्षण विधि का। तो जब कोई बच्चा क्लास में बहुत शरारत करता है, दूसरों को परेशान करता है, तो इस समस्या का कारण कि ये बच्चा क्यों शरारत इतना करता है, उसके लिए ऑप्शन नंबर बी, वैयक्तिक अध्ययन विधि सबसे उत्तम होती है। इस विधि द्वारा किसी छात्र व्यक्ति के गुण एवं दोष का अध्ययन कर सकते हैं। अगर किसी छात्र में व्यक्तिगत दोष है जिससे समस्या उत्पन्न होती है, तो इस विधि द्वारा उसके दोष को दूर किया जा सकता है। तो आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं, 25 प्रश्न हमारे। मैं कल फिर से आपके लिए अगले 25 प्रश्न लेकर आऊँगी। मेरी उस वीडियो में भी बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।